हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास। इस सीरीज में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। ये पोर्शन आपके लिए जीएस के लिए है। जीएस में जो कि आपका एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री आपको कंपलसरी है, वो हिस्ट्री आपको यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आए और आप लोग लगे रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आप प्रैक्टिस अपना शुरू कर पाएँ और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ। तो हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस। आज तो भैया आपको इनके बारे में बताया था, हेरोडोटस। इन्होंने एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। यूनानी के निवासी हैं ये। हेरोडोटस किसके निवासी हैं? यूनान के। और इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब इतिहास के वर्गीकरण देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसको प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड और आद ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तीन टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि जहां से इतिहास के लिखने का नहीं, बल्कि इतिहास ऐसा इतिहास जो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है। ऐसा इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सका, आदि ऐतिहासिक काल। और अंत में वो आता है जो आप आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं कि जिसके लिखित साक्ष्य मिले हैं और जिनको पढ़ा जा सकता है, ठीक है, उसको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब प्रागैतिहासिक काल में जिसको लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए, वो पाषाण काल के अंतर्गत आ जाएंगे, स्टोन एज के अंतर्गत, ठीक है। और जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, जैसे कि इनमें आ जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता के बारे में आप जान सकते हैं, बाद में वेदों को पढ़ा गया, ठीक है। यानी कि ये मान के चलिए कि आप ऋग्वैदिक काल से ऊपर वाला काल है। हिस्टोरिक सिंधु घाटी सभ्यता के बाद और वैदिक सभ्यता के पहले का काल ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। ऐतिहासिक काल में बात की जाए तो यहाँ पे पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, रिटेन मिला है, जिनको पढ़ा भी जा सका है, जो पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लिटरेसी एविडेंस भी। आगे बात करते हैं, यह काल पुरातात्विक साहित्य और विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर करता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता ही है कि फायान, हेनसियांग, इसिंग, ठीक है। तो कुछ विदेशी यात्री भी हैं जिन्होंने इतिहास का वर्णन किया है आपने बहुत अच्छे से। कुछ प्राकृतिक साहित्य भी मिले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐतिहासिक काल के बारे में हमको अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, यानी स्टार्टिंग वाला काल के बारे में बात करते हैं, जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो अब लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं तो हमने कैसे पहचाना? हम वहाँ उस टाइम पीरियड में, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल है, उसको भी अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया, ठीक है। जिसमें से आपको पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल आपको दिखाई देगा। जिसमें से पहले अगर शुरुआत में अगर बात की जाए तो पहले बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, ठीक है, जो हथियारों के उपयोग के लिए, जो शिकार करने में काम आया करते थे। फिर अगर मध्य पाषाण काल में बात की जाएगी तो वहाँ पर जो पत्थरों का आकार है थोड़ा मिडल हो गया था, ठीक है। और अगर आगे बात की जाए तो नव पाषाण काल आता है, जिसमें से पत्थरों के औजार हैं वो छोटी भी हो गए और नुकीले भी हो गए, जो पकड़ने में भी आसान होती थी और शिकार करने में भी आसान रहता था। अब इसको जान लेते हैं पुरापाषाण काल को। तो जो पैलियो, जिस इंग्लिश में इसको पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं। आप सिर्फ पुरापाषाण काल ही ना याद रखो, कभी कभी ऐसा होता है कि पुरापाषाण काल को टोटल इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अभी अज्ञात है लगभग 10,000 बीसी यानी कि ईसा पूर्व से लगभग 10,000 साल पुरानी घटना है। अच्छा, बीसी और एडी को बात जान लो। बीसी तो बीसी होता है कि बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा जो है, ईसा मसीह का जन्म है, उससे पूर्व की घटना बीसी के अंदर आ जाती है। बीसीई के बारे में बात की जाए, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। एडी के बारे में बात करते हैं, एनो डोमिनी,
एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है, ईडी में आ जाएगी। ठीक है, ईडी को ही प्रायः ईसवी कहते हैं और बीसी को, ठीक है, ईसा पूर्व कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब पत्थरों के युग, ओल्ड स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। पत्थरों का युग, पत्थरों के युग में आग की खोज हुई थी। डिस्कवरी ऑफ फायर कब हुआ था? पुरापाषाण काल में हो गया था। ठीक है, लेकिन 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 फायर जो खोज तो हो गई थी, लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो पाया था। तो प्रयोग कब हुआ था? प्रयोग हुआ था नवपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल के बारे में बात की जाए तो 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, यानी कि 10,000 से 4,000 बीसी के अंतर्गत मध्यपाषाण काल को आप रखते हैं। इसमें पशुपालन किया गया और सबसे पहला पशु जो पालतू बनाया गया उसको डॉग। ठीक है, तो डॉग को पालतू बनाया गया था उस टाइम पीरियड में, मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल में बात की जाए तो इसको इंग्लिश में नियोलिथिक पीरियड बोलेंगे, जो 4,000 से 2,500 बीसी के अंतर्गत आपको दिखाई देगा, नवपाषाण काल। यहाँ पर कृषि का प्रारंभ हो गया था। प्रथम फसल जौ थी जिसको उगाया गया था। ठीक है, जिसकी खेती हुई थी। कौन सी फसल थी? जौ थी। ठीक है, ये टाइम पीरियड कब का है? नवपाषाण काल का है। ठीक है, यानी 10,000 से आगे बढ़ते हैं तो 2,500 बीसी तक ये जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल आपको आगे दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं। उसका एक और आता है आदि ऐतिहासिक काल। अभी आपको ने प्री हिस्टोरिक पीरियड देखा, प्री हिस्टोरिक पीरियड देखा कब तक, कब से लेकर कब तक? 10,000 बीसी से 2,500 बीसी तक, 25,000 बीसी तक। ठीक है, क्लियर। अब आदि ऐतिहासिक काल ने प्रो हिस्टोरिक पीरियड देखते हैं। प्रो हिस्टोरिक पीरियड में जैसे कि इसमें क्या था कि आपको ऑलरेडी बताया गया कि लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल को देख लो या सिंधु घाटी सभ्यता देख लो, तो दोनों बात आप दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है, 2,500 से 1750 बीसी। इसमें प्रो हिस्टोरिक पीरियड, अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता या ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं तो 1750 से आगे बढ़ेंगे तो ऋग्वैदिक काल आ जाएगा आपके सामने। तो आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आपको मुख्य दिखाई देगी और उसके बाद वैदिक सभ्यता भी दिखाई देगी आदि ऐतिहासिक काल में। अब वैदिक सभ्यता भी दो टाइप डिवाइड हो जाएगी, एक हो जाएगी ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, और एक हो जाएगी वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ऋग्वैदिक काल है वो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और उसी के नाम पर इस काल का नाम पड़ा, ऋग्वैदिक काल। आपको ऑलरेडी पता है कि इस ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। ठीक है, वेदांग मिलेंगे आपको, पुराण मिलेंगे 18, वेदांग 6। ठीक है, वैदिक काल के बारे में बात की जाए तो वैदिक काल में बाकी जो, जैसे कि टोटल 4 वेद हैं, 4 वेद में एक वेद से ऋग्वैदिक काल नाम पड़ गया, तो बाकी जो 3 वेद हो गए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वो वैदिक काल में बनाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल के बारे में बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल में मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, आधुनिक इतिहास देखेंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात की जाए तो 712 एडी ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के हम मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। उसके बाद 1707 से लेकर 1943 जो कि हमारा देश जब आजाद हुआ था उस तक का टाइम पीरियड आधुनिक इतिहास में आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको पता ही है कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे, यानी भारत आजाद हुआ था। और यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के युद्ध के एंट्री से शुरुआत होती है। ठीक है, अब मध्यकालीन इतिहास को देखते हैं 712 ईस्वी से 707 ईस्वी तक। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उस औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपको पता ही है कि जो मुगल लोग थे वो कमजोर हो गए थे और धीरे धीरे खत्म हो गए। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम 712 से 1707 तक देखेंगे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ था, जो कि पहला मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का। उसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, जो कि मध्यकालीन इतिहास इसी में इन्हीं दोनों लोगों के बीच में सिमट कर रह गया था। अब पुरापाषाण काल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पत्थरों के स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। अब इतिहास को हम अच्छे से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो पुरा मीन्स पत्थर, तो पुराना इतिहास। ठीक है, पाषाण, पाषाण मीन्स होता है पत्थर, यानी पत्थरों से भी पुराना, पत्थरों के बाद, पत्थरों से जैसे कि मान के चलो हम लोगों ने पत्थरों से चीजें बनानी शुरू की। ठीक है, तो कैसे करके चीजें आगे आई उसके बारे में बात करते हैं।
तो ये था पत्थरों का युग यानी ओल्ड स्टोन एज जिसको बोला जाएगा। सबसे पहले अध्ययन यानी स्टडी हुआ था 1863 में रॉबर्ट ब्रूट्स के द्वारा। ठीक है, 1863 ईस्वी में पुरापाषाण का यानी पत्थरों का सबसे पहले अध्ययन किया गया था। पत्थरों का उपयोग यानी यूज ऑफ स्टोन, यहाँ पर पुरापाषाण काल में पत्थरों का उपयोग किया गया था। मनुष्य को शिकार का अल्प ज्ञान था यानी लिटिल नॉलेज थी मनुष्य को शिकार का। कच्चा मांस खाता था, पकाता नहीं था। माना कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसको पकाना नहीं आया था। आग की खोज हो चुकी थी ऑलरेडी बताया। जीवन अस्थिर था, वो बस घुमंतु था। खाना दोष था। चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। चित्रकारी क्या होता है? जैसे कि मान के चलो मान के चलो मनुष्य, जब बारिश होती है तो मनुष्य गुफा में जाएगा। गुफा में जाएगा तो वो उस गुफा को ही अपने रहने का स्थान बनाएगा, उसकी सजावट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? उसकी सजावट करेगा और भांत भांत प्रकार के उसमें काम करेगा। अब कैसे कैसे काम किए होंगे चलो देख लो। तो भीमबेटका गुफाओं के बारे में बात करते हैं जिसमें सेल चित्रकारी यानी रॉक पेंटिंग्स सामने दिखाई दी है, यानी कि पत्थरों को काट के ही उसमें पेंटिंग बना दी। ठीक है, रंग के बारे में बात की जाए तो रेड टू ग्रीन यानी लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया है इसमें भीमबेटका गुफा में। स्थान के बारे में बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश है। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, उस वहां पर है। खोज के बारे में बात की जाए तो भाई भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो 1957 से 58 में हुई थी। 1957 से 58 में हुई थी। बीएस बारोडकर बीएस बाकड़ बाकड़कर ने की थी। विष्णु श्रीधर बाकड़कर इनका पूरा नाम है। बीएस बाकड़कर का पूरा नाम क्या है? विष्णु श्रीधर बाकड़कर। क्लियर? तो भीमबेटका की खोज कब की गई थी? 1957 से 58 में की गई थी। यहाँ पर निरंतरता यानी मध्य ऐतिहासिक काल तक रही थी भीमबेटका। चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। ये जो भीमबेटका है, जो गुफा है, वो चारों तरफ से विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। महाभारत कालीन गुफाएं भी इसे कहते हैं। इस जो भीमबेटका है वो महाभारत टाइम पीरियड तक से आज तक रही है। यूनेस्को में 2003 में से शामिल कर लिया गया था भीमबेटका की गुफा को, जो कि मध्य प्रदेश में रायसेन जिला में, आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ये गुफाएं मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। बिल्कुल, आपको ऑलरेडी बताया है कि जो मानव है वो गुफाओं में रहने लगा था। तो गुफाओं में रहने की वजह से उसने उसको ही एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी समझा कि बना बनाए घर मिल गया, उसको सजाने का, संवारने का। ठीक है, उसने रंगों का भी प्रयोग करना लाल और हरे रंग का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसने पत्थरों को काट कर शैलाकृति बनानी शुरू कर दी। ठीक है, और ये जो है गुफा भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में है और पर्वतमाला है यूनेस्को में। और अच्छा, इसकी खोज 1900 आपको पता ही है कि 1857 से 58 में हुई थी। श्री श्रीधर बारोडकर द्वारा। ठीक है, ये गुफा मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पाषाण काल यानी कि मान के चलो 10,000 पुराने जो चीजें हैं वो वहां पर आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, उसके साथ आपको मिल जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह ऐसी चिन्ह नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए इसका होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी कर लिया 2003 में। तो अब इस पर बहुत ज्यादा मतलब कि इस पर बहुत ज्यादा सही काम किया जा रहा है। इसको सजो कर रखा जाएगा जिससे कि यहाँ पर कुछ भी बदले ना, भीमबेटका में कुछ भी बदले ना। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी। आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल के बारे में बात करते हैं। मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल, ये मिडिल स्टोन एज था। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर तीर कमान का प्रयोग हुआ। शिकार का पूर्ण ज्ञान होने लगा। पशुपालन भी होने लगा। और आपको पता ही है कि पशुपालन में डॉग को सबसे पहले पालतू बनाया गया। अतः पशुपालन के बारे में और साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ और बांगौर में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और बांगौर है राजस्थान में। ठीक है, बर्तन बनाना सीखा इसमें। उस टाइम का जो मानव है वो बर्तन बनाना सीख गया था। मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गया था। आपको ऑलरेडी जैसे दिख रहा है यहाँ पर वो घड़े बनाना सीख गया पानी भरने के लिए या खाना पकाने के लिए। अब वो बर्तन में खाना पकाने लग गया था। साक्ष्य मिले हैं प्रयागराज, और प्रयागराज यूपी में है, आपको ऑलरेडी पता है। बर्तन बनाने के साक्ष्य ये मिडिल टाइम पीरियड के हैं। ठीक है, तो इसमें प्रयागराज में आपको साक्ष्य मिल जाएंगे।
सब दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सब दफनाने के साक्ष्य हैं। सब दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई। लेखिया जो कि मिर्जापुर यूपी में है, इसमें 17 नर कंकाल मिले हैं। 17 नर कंकाल मिले हैं लेखिया में, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये जो नर कंकाल हैं, जो भी चीजें आपको मिल जाती हैं, कोई भी चीज आपको मिल जा रही, तो आप कैसे पता करोगे कि वो कितनी पुरानी है? तो उसके लिए एक विधि है C40, कार्बन 40। इस विधि के माध्यम से उस टाइम का उसका टाइम पीरियड पता लगता है। ठीक है, इससे क्लियर होता है कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है। तो सब दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। सब दफनाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी लेखिया मिर्जापुर, जो कि यूपी में है। इसमें 17 नर कंकाल प्राप्त हुए थे। दमदमा के बारे में बात की जाए तो एक ही कब्र में 3 समाधि मिली है। दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। ठीक है, कुंडा प्रतापगढ़। मैधा, मेहदा के बारे में बात की जाए, यूपी में है और यहाँ पे युगल समाधि मिली है। ठीक है, लंगनाज के बारे में बात की जाए, लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। लंगनाज कहाँ है? गुजरात में। पशुओं की हड्डी मिली है यहाँ, बोन्स ऑफ एनिमल्स। लंगनाज गुजरात में पशुओं की हड्डी मिली है। और मेहदा में युगल समाधि मिली। आपसे ये पूछा जा सकता है, ये आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपसे पूछा जाता है बताइए कि युगल समाधि कहाँ मिली है? तो कहाँ मिली है? मैदहा। ठीक है, और पशुओं की हड्डी लंगनाज गुजरात में मिली है। ये चारों ही एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेखिया जो कि मिर्जापुर में 17 नर कंकाल मिले हैं, दमदमा में 3 समाधि मिली है, मैदहा में युगल समाधि मिली और लंगनाज में पशुओं की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के बड़े स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा, इसलिए इसे माइक्रोलिथ युग भी कहा गया, माइक्रोलिथ एज भी कहा गया। यहाँ पे छोटे पत्थरों का आकार छोटा हो गया था, अभी और छोटा होना बाकी है। मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थल के बारे में बात की जाए तो मेन साइट ऑफ द मिडिल स्टोन एज। अब मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो अब मध्यपाषाण काल में संगनकलू आ जाएगा, कुचाई आ जाएगा, जरहल्ली आ जाएगा। संगनकलू में राख का टीला मिला है। संगनकलू में क्या मिला है? राख का टीला। क्लियर। नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो कृषि के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ के, जो आज के प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। ठीक है, वहां पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और ये किस नदी के किनारे है? मेहरगढ़। तो बेलन नदी के किनारे है। क्लियर। अब पूजा भी होने लग गई। ठीक है, नवपाषाण काल में लोग पूजा को करने लग गए थे। पहिए का आविष्कार हो चुका था नवपाषाण काल में। ठीक है ना, अब पहिए का आविष्कार होने लग गया था। अब चीजें घसीटी नहीं जाती थी, अब उसको पहिए के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान होने लग गया था नवपाषाण काल में। आपसे पूछा जाता है कि बताइए पूजा जो है वर्शिप का साक्ष्य कहाँ, कब, किस टाइम पीरियड का है? तो ये नवपाषाण काल का है। आपसे पूछा जाता है कृषि के साक्ष्य नवपाषाण काल के कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ में मिले हैं, बेल नदी के किनारे। अब नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी 3 स्थल हैं, बेलन घाटी, सोन घाटी और सिंह भूमि। तो नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल बेलन घाटी है उत्तर प्रदेश का, सोन घाटी है, सोन नदी भी यहीं बहती है तो मध्य प्रदेश की, सिंह भूमि है झारखंड की। ठीक है, झारखंड की भूमि को सिंह भूमि कहा, दर्जा दिया गया, सिंह भूमि कहते हैं। क्लियर। तो बेलन घाटी कहाँ है? यूपी में, सोन घाटी मध्य प्रदेश में और सिंह भूमि झारखंड में। ताम्रपाषाण काल या चारकोलिथिक युग। ताम्र, तांबा, कहीं ना कहीं ये तांबे को डिनोट कर रहा है। ताम्र काल या चालकोलिथिक युग या चालकोलिथिक पीरियड है। तो तांबे की खोज हुई थी। अब डिस्कवर ऑफ कॉपर, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी, फर्स्ट मेटल था। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु की खोज की थी? कौन सी धातु की खोज की थी? आपसे 4 ऑप्शन आएगा, लोहा, तांबा, ठीक है, सोना। तो आप तांबे पर टिक करेंगे। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबे को खोजा था। मानव द्वारा प्रथम प्रयोग की जाने वाली प्रथम जो धातु है वो फर्स्ट मेटल है तांबा। तांबा एक धातु है, मेटल है। अब कांसा क्या है? कांसा मिक्स्ड मेटल है, यानी कि मिश्रित धातु है तांबा। कांसा किस किस से मिलकर बना है? तांबा और टिन से मिलकर बना है कांसा। आयरन के बारे में बात की जाए तो ये वैदिक सभ्यता में प्रयोग किया जाने वाला एक धातु है। ये भी धातु है, लेकिन ये प्रयोग में आया था वैदिक सभ्यता के युग में। कब आया था? वैदिक सभ्यता के युग में। क्लियर। उम्मीद है कि आपको ये चीजें भी समझ में आ रही होंगी।
थोड़ा स्पीड से हो रहा है, जिससे कि आपको देखो ऑलरेडी आप एलटी ग्रेड की एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। आप अगर आप एलटी ग्रेड में आपने एसएसटी लिया है और जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आप ऑलरेडी बीए में इन सब चीज़ों से ऑलरेडी परिचित हैं, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री के बारे में आप ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बस आपको प्रयोग करना आना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बुद्धिमान बनना यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि आप हिस्ट्री में आप जितना रट्टा मारोगे कम ही पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है कि आप उन प्रश्नों को बार बार रिपीट करें, उन प्रश्नों पर बार बार ध्यान दें जो कि एग्जाम्स में प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि वैसे ही प्रश्न आएंगे। आप जो पढ़ते हैं आपको पूरा तो याद नहीं रहेगा ना, बस उतना ध्यान रख लो जितना आपके एग्जाम से पूछा जाए। तो उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस से पहले आपके दिमाग में रहता है कि यार हमने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें। बस आप उस कॉन्फिडेंस के लिए ये बुक, ये कॉपी, ये नोट्स आपको आपके सामने है। आप इस नोट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने ऑलरेडी हिस्ट्री कवर कर लिया है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस पर ध्यान दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में बात करते हैं, चालुक्यलिथिक कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो चालुक्यलिथिक कल्चर बनास संस्कृति से आता है। बनास संस्कृति कहाँ की? राजस्थान की है। इस संस्कृति को तामबंती भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह तांबे बड़े पैमाने पर, यहाँ पर तांबे बड़े पैमाने में मिलते हैं, ठीक है। तो बनास संस्कृति को किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तामबंती, ठीक है, तामबंती। थोड़ा सा अलग ये नाम मिला है, ठीक है। तो तामबंती राजस्थान की है, यहाँ बड़े तांबे बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संस्कृतियां और आ जाती हैं। एक तो ताम संस्कृति हो गई, उसका कायथा, मालवा और जोरवे। कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश की है, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश की है, और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र की है, और तामवंती संस्कृति राजस्थान की है। मालवा संस्कृति के बारे में बात की है, जो कि मध्य प्रदेश में, ये नवदा टोली में है। मालवा संस्कृति का विकास कहाँ पे हुआ था? नवदा टोली में हुआ था। जोरवे संस्कृति इनाम गांव एवं सोन गांव के मध्य पाई जाती है। जोरवे संस्कृति कहाँ पाई जाती है? इनाम गांव और सोने गांव। अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं, उनको देख लो। तो ताम्रपाषाण कालीन या चालुक्यलिथिक संस्कृति के बारे में बात की जाए तो कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी यहाँ पर। ताम्रपाषाण कालीन या चालुक्यलिथिक संस्कृति के बारे में बात की जाए तो देयर आर पीजेंट रूरल कल्चर, यहाँ पर कृषक ग्रामीण संस्कृतियां थी। ताम्रपाषाण कालीन या चालुक्यलिथिक संस्कृति। सिंपल बात है, शुरुआत में ऐसा तो नहीं है कि तुरंत लोग शहर में आके बस गए। पहले शहर भी गांव ही थे, बाद में वहां पे चीजें डेवलप होने लग गई और वो गांव से शहर बनने लग गए। लोग पढ़े लिखे होने लगे, लोग काम में जाने लग गए। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी एक ग्रामीण कृषक ग्रामीण संस्कृति थी। ये किसान हुआ करते थे, लगता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है। इतनी सारी चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। कायता संस्कृति मध्य प्रदेश की, और वैसी मालवा संस्कृति भी मध्य प्रदेश की है। जोरवे महाराष्ट्र की है, इनाम गांव एवं सोने गांव के मध्य की है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं 2500 से 1750 बीसी तक, ठीक है। आपको याद है, इसे ही ऐतिहासिक संस्कृति भी बोला गया, 2500 से 1750 का। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, इसका अदर नाम के बारे में बात की जाए तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाएगा, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाएगा, ठीक है। जिसके दो नाम आपको, और नगरीय सभ्यता भी कहा जाएगा, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाएगा, और सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी कहा जाएगा। तो इसके कई नाम हैं, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता की बेटी, नगरीय सभ्यता और सरस्वती सभ्यता। ये कुछ नाम हैं, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। आगे बात करते हैं। पहली बार चार्ल्स मेसन ने, किसने? पहली बार चार्ल्स मेसन ने 1826 में इसकी खोज की थी। मेसन ने कब खोज की थी? 1826 में खोज की थी चार्ल्स मेसन ने। और 1856 के बारे में बात की जाए तो पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया था, सर्वे किया था। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं फल लाइनर में। चीजें टफ नहीं है, बस टफ बना मत लेना। आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो 1826 में, आपसे ये पूछ लिया जाए चार्ल्स मेसन ने पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज या उससे कब परिचित हुए, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द चार्ल्स मेसन इन
ठीक है, 1826, 27, 28, 29, तो आप 1826 पे टिक करेंगे। दूसरी बात है कि पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण यानी सर्वे किया था 1856 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? तो भारतीय पुरातत्व यानी कि फादर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो कौन है? कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन है? तो कनिंघम है। ठीक है, ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है? कनिंघम। इनको ही फादर बोला जाता है, फादर है कनिंघम। ठीक है, और इनको ये है पहले महानिदेशक यानी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कनिंघम। स्थापना के बारे में बात की जाए तो इन्होंने जो ASI की स्थापना 1861 में की थी, किसके लिए की थी? सिर्फ खुदाई करने के लिए। ठीक है, इनके अंडर वर्क की बारे में बात की जाए तो ये किसके अंडर वर्क करते थे? संस्कृति मंत्रालय के अंदर। हेडक्वार्टर के बारे में बात की जाए तो इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ज्यादातर सबका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ही होता है। और ये जो है किस मंत्रालय के अधीन वर्क कर रहे थे? संस्कृति मंत्रालय के अधीन वर्क कर रहे थे। उसका एक शख्स आता है जॉन मार्शल। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब पुरानी चीजों से आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि मेसन आएंगे, कनिंघम आएंगे। अब कनिंघम के बाद आते हैं जॉन मार्शल। ठीक है, ये एएसआई के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे, जॉन मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल आर्कोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनाए गए। 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की घोषणा हुई। ठीक है, घोषणा की कब की गई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता मिली है? ये जो जॉन मार्शल ने घोषणा की थी 1924 में। और इस अब जो एसा यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो आज महानिदेशक एंड डायरेक्टर जनरल है वो है यदुवीर सिंह रावत। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचते पहुंचते हम लोग इन सब चीजों से गुजरे थे। उसके बाद 1926 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हड़प्पा एक स्थल है उसकी खोज कर दी थी, जो कि पहला स्थल बना। ठीक है, तो 1926 तक, सॉरी 1921 तक कैसे पहुंचे आपको ऑलरेडी ये सब चीजें समझ में आई गई होंगी। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं, जो कि 2500 से 1750 BC तक है। काल निर्धारण की पद्धति C14 के द्वारा आई है, कार्बन 14 के माध्यम से हमको मिली है जानकारी है। इस सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन है? तो ओल्डेस्ट सिटी कौन है? भिड़ाड़ा, हरियाणा का। ठीक है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर कौन है? भिड़ाड़ा है, हरियाणा का। 7500 BC पूर्व पुराना है। 2014 में खोजा गया था ये स्थल। ठीक है, सबसे प्राचीन नगर है। आकार के बारे में बात की जाए तो जो भिड़ाड़ा जो हरियाणा मिला है वो त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा है इसका स्कोप शेप? तो त्रिभुजाकार है। लिपि के बारे में बात की जाए तो भाव चित्रात्मक लिपि है, यानी आइडिया ग्राफिक स्क्रिप्ट है, भाव चित्रात्मक। ऐसी लिपि जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी। कैसे लिखी है? दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट। क्लियर? समाज के बारे में बात की जाए, सोसाइटी के बारे में बात की जाए तो ये मात सत्तात्मक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है समाज वो मात सत्तात्मक है। इस सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ का है? पाकिस्तान का, और इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। खोज कब की गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी इसकी खोज। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, 1922 में। और इसकी खोज कब की गई थी? राखालदास बनर्जी द्वारा। देखो, आपसे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। आपसे ये पूछा जाता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। कहाँ? गुजरात का। ठीक है, आपके सामने आएगा राखीगढ़ी, सॉरी हरियाणा का। तो इस सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है, हरियाणा की। ठीक है, अब तो भिड़ाड़ा भी है, हरियाणा वो भी है, हरियाणा का ही है। 2014 में इसको खोजा गया। आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा और जान लो। पूजा के बारे में बात की जाए तो ये मात देवी के उपासक थे, पशुपति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, सांप या सर्प की पूजा करते थे, जल की, भूमि की उर्वरता देवी की भी पूजा करते थे, पशु पक्षी और स्वास्थ्य चिन्ह भी यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो स्वास्थ्य चिन्ह है इसकी जो है ये कहाँ से आया या इसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता टाइम से चला आ रहा है स्वास्थ्य चिन्ह। ठीक है, मंदिर के बारे में बात की जाए तो मंदिरों पे के यहाँ पर साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। पवित्र पशु के बारे में बात की जाए
तो कुबड़ वाला बैल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, कुबड़ वाला बैल, ठीक है, पवित्र पशु। व्यापार या बिजनेस या ट्रेड के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अच्छा खासा होता था। मीठे में शहद का प्रयोग करते थे। पहले उस टाइम पीरियड में चाशनी नहीं होती थी, यानी चीनी नहीं होती थी, तो उसके लिए मिठास के लिए ये शहद का प्रयोग करते थे मधुमक्खी के। बंदरगाह के बारे में बात की जाए तो आपको ऑलरेडी पता है कि लोथल सबसे पुराना बंदरगाह है, जो कि सबसे बड़ा भी है, और एक आता है सुतपुड़ा। दोनों ही गुजरात में है, लेकिन सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल ही है, ठीक है। दो टीलों में विभाजित हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता है, दो टीलों में मुख्यतः विभाजित था। एक था ईस्ट, दूसरा वेस्ट, यानी पूरब और पश्चिम। जो पूरब वाला जो एरिया था, इस तरह देख लो, इस टाइप का जो एरिया था वो क्या था, वो सामान्य लोगों का था, नॉर्मल लोग, ठीक है, जैसे कि SC ST या वैश्य लोग, ठीक है, साधारण लोग। पश्चिम वाला जो एरिया था उसमें क्या होता था, उसमें राजा सरदार इत्यादि लोग रुकते थे, पुरोहित टाइप के। धौलावीरा के बारे में बात की जाए, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 टीलों से में विभाजित था। धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर है, ये 3 टीलों में विभाजित था। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, ठीक है, धौलावीरा। तो धौलावीरा मुख्यतः तीन साइड से घिरा हुआ है। इस चीज को इतना से ध्यान रख लो, आपके लिए काम आएगा। 2021 में 40वां स्तर बना था यूनेस्को में धौलावीरा। यूनेस्को में वर्तमान में भारत के कितने स्थल हैं, तो अगर बात की जाए तो भारत के वर्तमान में 43 स्थल हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार के बारे में बात की जाए तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पूरब में मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे है, मांडा बसा हुआ है। दक्षिण में बात की जाए तो दक्षिण में दैमाबाद है, महाराष्ट्र का, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर ये बसा हुआ है। ईस्ट में बात की जाए तो आलमगिरी, जो कि मेरठ में हिंडन नदी के तट पर, और पश्चिम में बात की जाए तो सुतकांगडोर, वर्तमान में बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी पर। आपको ये पता है बलूचिस्तान कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के साइड वाला एरिया बलूचिस्तान का है, काफी ज्यादा इनका टकराव होता रहता है बलूचिस्तान का और पाकिस्तानियों का, ठीक है। और ये दोनों ही सुतकांगडोर ये भी पाकिस्तान में ही इस टाइम है। आलमगिरी मेरठ में उत्तर प्रदेश के, और मांडा जम्मू कश्मीर के, और दैमाबाद महाराष्ट्र का। क्लियर? ये लोग मुख्यतः पानी के आसपास ही बसे थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में बात की जाए, साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की जाए तो हड़प्पा पहला एक शब्द आता है, हड़प्पा या हड़प्पन, ठीक है। तो पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर है, 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल, इसलिए इंपोर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि ये प्रथम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया। 5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है, ठीक है, स्प्रेड ऑफ ओवर 5 किलोमीटर रेडियस। ग्रिड पद्धति से बना हुआ है, आपकी ऑलरेडी दिखाई दे रही है ग्रिड पद्धति। शब्द दफनाने के लिए कब्रिस्तान था, हड़प्पा में शब्द दफनाने के लिए कब्रिस्तान था, जिसको बोलते हैं R37। आपसे पूछा जाता है कि बताइए R37 कहाँ पर है, तो R37 जो है, ये पहली बात तो ये कब्रिस्तान है, दूसरी बात ये हड़प्पा में है। कपास खेती है यहाँ पर, कपास खेती के साथ मिले हैं, क्योंकि कपास से वस्त्र बनाए जाते। तो सुरक्षा दुर्ग के बारे में बात की जाए, सिक्योरिटी पोर्ट भी है। मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी या स्टीयरटाइट या सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था मुद्रा बनाने के लिए। एक तरह का मुलायम यानी सॉफ्ट पत्थर होता था मुद्रा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुड़ यानी मैन की मूर्ति है, स्टेचू नटराज। आपसे पूछा जाता है बताइए नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात की जाए 7 से 8 इंच लंबी है, यानी 7 से 8 इंच ऊंचाई है इसकी नटराज मूर्ति की। कहाँ से मिली है, हड़प्पा से ही मिली है। मोहनजोदड़ो के बारे में बात की जाए तो पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर है, 1922 में राफेल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और इसको ही मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी का बगीचे के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे सिंधु घाटी की इसी मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी का बगीचा बोला जाता है, और ये सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। सर्वाधिक जनसंख्या भी यहीं पर थी, मोहनजोदड़ो में ही है। विशाल अन्नागार है और एक स्विमिंग पूल भी है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल स्नानागार। लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की जाए तो आपसे किस्मत खराब रही तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि जो विशाल अन्नागार है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है,
तो 35.71 मीटर लंबाई है, 15.23 मीटर चौड़ाई है। अब 15 का ट्रिपल कर दो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। विशाल स्नानागार के बारे में बात की जाए तो आकार इसका आयताकार था, ठीक है, चारों तरफ बाथरूम बने हुए थे, ठीक है, निकास की व्यवस्था थी और यहाँ से पानी वापस चला जाता था। लंबाई के बारे में बात की जाए तो 12 मीटर लगभग है, लगभग 11.88 मीटर लंबाई इसकी, चौड़ाई 7 मीटर। गहराई के बारे में बात की जाए 2.43 मीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। किसने कहा था? ये पिगनट ने कहा था कि मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, ठीक है। ये बात किसने कही थी? पिगनट ने कही थी कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। स्वास्थ्य चिन्ह आपको मिल जाता है, आपको समझ में आ ही गया होगा, हड़प्पा में मिलेगा। बने हुए कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। तीन मुख वाले देवताएं, पशुपति की मूर्ति यहाँ से मिली है। नृत्य करते हुए कांस्य यानी कि नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में। और यहाँ पर जो पद्धति थी वो मोम। अब आगे बढ़ते हैं। विधि पद्धति, जो मूर्ति होती है, मूर्ति बनाने की भी एक विधि है, ठीक है, यह पद्धति आप कह सकते हो। तो लुप्त मोम की विधि से निर्माण होता है। लुप्त मोम, अच्छा ये विधि कैसे वर्क करती है इसको सुनो। जैसे कि मान के चलो ऊपर से एक मोम का एक लेप लगाया गया है और अंदर चीजें भर दी गई, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मूर्ति को पिघलाया गया तो मोम तो अलग हो गया, लेकिन अंदर जो उसका जो भी था मटेरियल वो सॉलिड रहा, और उसी सॉलिड से ही मूर्ति अपने आप निखर के बाहर आ जाती है और मोम पिघल के अलग हो जाती है। नेक्स्ट, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं। एक सरंगी बैल की आकृति भी मिली है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। चिन्हुदड़ो के बारे में बात की जाए तो चिन्हुदड़ो स्टैम्प पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे है। 1931 कहीं कहीं 1934 दिया गया है। आप 1934 याद रखना कि इसकी जो चिन्हुदड़ो की जो खोज है वो 1934 में हुई थी। किसने की? तो एन.जी. मजूमदार ने की थी। चिन्हुदड़ो की खोज एन.जी. मजूमदार ने की थी 1934 में। यहाँ की विशेषता क्या है कि वक्राकार ईंटें हैं, ठीक है। मनके का कारखाना यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ है। मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। काजल और लिपस्टिक के भी साक्ष्य यहाँ मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? काजल बनाने और लिपस्टिक के। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के चिन्ह मिले हैं। एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा दीवारें नहीं थी यही था, चिन्हुदड़ो ही था एकमात्र नगर जिसमें सुरक्षा दीवारें नहीं थी। बाकी जितने भी हैं, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, यहाँ पर सभी सुरक्षा दीवार थी, लेकिन चिन्हुदड़ो में सुरक्षा दीवार नहीं थी। क्लियर? शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिले, यानी कि क्राफ्ट उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर काजल और लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। क्यों लिपस्टिक कहाँ प्रयोग समझ रहे हो? चिन्हुदड़ो में इसका साक्ष्य मिला। आपसे कहीं जगह पूछा गया है कि काजल और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिन्हुदड़ो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के चिन्ह भी मिले हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, आप याद रख सकते हो। अब सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 के देखते हैं। लोथल खोज के बारे में बात की जाए तो 1954 में लोथल की खोज हुई थी एस.आर. राव के द्वारा, ठीक है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। अब ये भारत के बारे में बात हो रही है। अभी तक हमने देखा जो पाकिस्तान के चिन्हुदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सब पाकिस्तान के। अब भारत की बात करते हैं। लोथल की खोज 1954 में एस.आर. राव ने की थी। अब भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। लघु मोहनजोदड़ो भी इसको खोज कहा जाता है। हाथी दांत पैमाना यहाँ पर प्राप्त हुआ है। आइवरी स्केल, सफाई के प्रति सजग थे। तांबे का कुत्ता मिला है। कॉपर डॉग मिला है, कॉपर डॉग। बंदरगाह है, सेकेंड पोर्ट सुतकांगडोर है, ठीक है। जैसे कि प्रथम बंदरगाह लोथल है और सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और सेकेंड पोर्ट यानी दूसरा बंदरगाह के बारे में बात की जाए तो सूरतकोटदा है, ठीक है। व्यापारिक नगर है, कॉमर्शियल टाउन है। बंदरगाह के बारे में बात की जाए तो गोदीवाड़ा यानी पोर्ट डॉकयार्ड है। शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, यानी कि जो आज प्रेजेंट टाइम में जो हम चेस खेलते हैं वो उस टाइम पीरियड में लोथल में खेले जाते थे। कैसे? अब लोथल के लोग चेस से कैसे परिचित होंगे, इस चीज को देखो। लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के तट पर है लोथल, ठीक है। मान के चलो यहाँ पर लोथल है, यहाँ पे लोगों का व्यापार होता है। अलग अलग लोग आते हैं और अपने अपने जहाँ से वो आते हैं उस जगह के गेम्स
शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर धीरे धीरे जैसे मान के चलो 4 लोग अलग अलग आए थे, ठीक है, और कोई 2 लोग एक ही जगह से आए थे, उन लोग वो लोग चेस खेलना जानते थे, तो क्या हुआ कि दोनों ने मिलकर चेस खेलना शुरू किया, लोगों ने देखा तो खुद को वो भी सीख गए। इस तरह से शतरंज का खेल भी वहां पर प्रचलित हो गया। 3 युगल समाधि मिलती है, यानी थ्री कपल टॉम्ब्स यहाँ पे मिलते हैं। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया इराक की मोहर मिली है, ठीक है, यानी मेसोपोटामिया की मोहर मिली है जो हाथी से दांत से बनी थी। क्लियर? तो एवरी सील फ्रॉम मेसोपोटामिया। चावल का छिलका प्राप्त हुआ है यहाँ पर, चावल का छिलका मिला है, ठीक है, यानी कि राइस यहाँ पे प्राप्त हुआ है। कैसे? चंद्रहूडों में। देखो यार, व्यापार होगा तो व्यापार सबसे पहले कहाँ व्यापार होगा? अलग अलग देशों से। तो सिंपल बात है, बंदरगाहों पर पहले उतरेगा, ठीक है, तो वहीं पर चावल के छिलके यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का मानचेस्टर बोला जाता है, ठीक है, जैसे कि हमारा भारत का मानचेस्टर हैदराबाद, सॉरी बेंगलोर, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता का मानचेस्टर हड़प्पा था, सॉरी लोथल था। अनाज पीसने की चक्की मिली है यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। जैसे कि आपको याद हो कि एक ऐसी चाक होती, 2 पत्थर के भारी भारी पत्थर आपस में रगड़ते थे और एक पकड़ने के लिए होता था, इसको घुमाते थे चारों तरफ और सामान अनाज पीसा जाता था। आज प्रेजेंट टाइम में तो आप मिक्सी या चक्की का प्रयोग करते हो, बट उस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं था, ठीक है। मिट्टी की नाव, यानी खिलौने के रूप में यहाँ पर दिखाई गई है मिट्टी की नाव। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं सुरकोटदा में। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे, तो आप नाम ही उत्तर देंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, एक्सेप्शन में सुरकोटदा आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। सुरकोटदा में घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बताया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है लोथल। 1964 से 1968 के बीच श्री जगपति जोशी ने यहाँ खुदाई की थी, ठीक है। सादी कौर नदी, भेड़ियों की हड्डियां, पत्थर की किलेबंदी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब कालीगंगा के बारे में बात कीजिए, जो कि राजस्थान में काफी ज्यादा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। गग्गर नदी किनारे खोज 1953 में हुई थी। अमलानंद घोष और बीके थापर ने की थी, दोनों लोगों ने मिलकर। अमलानंद घोष और बीके थापर ने कालीगंगा की खोज की थी। कालीगंगा की चूड़ियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का भी हल मिला है और 7 हवन कुंड मिले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 7 हवन कुंड। भूकंप के भी साक्ष्य यहाँ से आपको दिखाई दे जाते हैं। लकड़ी की बनी नाली मिली है। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत की कंघी मिली है, ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। देखो, जो कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। हाथी दांत की कंघी, तांबे का बैल मिला है, नक्काशीदार ईंट मिली है। धौलावीरा के बारे में बात की जाए तो धौलावीरा भी गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे। खोज हुई थी यहाँ पर 1967 से 68 में, ठीक है। RS बिष्ट और JP जोशी ने की थी, ठीक है, जगपति जोशी ने की थी धौलावीरा की खोज भी और कालीगंगा की। क्लियर? जल प्रबंधन व्यवस्था अच्छी खासी थी यहाँ पर धौलावीरा में, और आपको ऑलरेडी पता है धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, और धौलावीरा 3 तरफ से घिरा हुआ था। सुनामी का साक्ष्य यहाँ से मिला है। यह नगर आयताकार बना था, ठीक है, यह नगर आयताकार बना हुआ था, वर्गाकार नहीं, आयताकार। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। देखो, जलाशय अलग है और, ठीक है, और क्लियर, वो जलाशय जो मोहनजोदड़ो में मिला है वो जलाशय नहीं था। स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। प्रथम खगोलीय वेधशाला भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि लोग यहाँ पर स्टार्स के बारे में परिचित थे, खगोल शास्त्र को अच्छा खासा जानने वाले थे, वो इंटरेस्ट रखते थे, वो रुचि रखते थे खगोल शास्त्र को जानने में। इसीलिए प्रथम खगोलीय वेधशाला आपको धौलावीरा में देखने को मिल जाती है। स्टेडियम भी प्रमुख है, आपको देखने को मिल जाता है, एविडेंस ऑफ ए स्टेडियम। बनावली, अब हरियाणा के बारे में बात करते हैं। बनावली कहाँ पे? हरियाणा में है, जो कि किस नदी किनारे? सरस्वती नदी किनारे। क्लियर? तो बनावली हरियाणा में है, सरस्वती नदी किनारे। 1973 से 74 में RS बिष्ट ने यहाँ पे खोज की थी बनावली की। कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ पर आपको जो याद रखने वाली चीज है वो है जौ के दाने,
ठीक है, यहाँ पर जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का हल खिलौने के रूप में दिखा है। रोपड़ के बारे में बात किया तो रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है, और 1953 में इसकी भी खोज हुई थी बाई डी शर्मा द्वारा। यहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि ऑफकोर्स आप कुत्ते दफनाने के साक्ष्य, इसका मतलब ये है कि मनुष्य कुत्ते से बहुत ज्यादा लगाव रखता था। ठीक है, तो जब वो मरा तो उसके साथ कुत्ते को दफनाया गया, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, तो ऐसा माना गया कि मरने के बाद भी कुत्ता उसका वफादार रहेगा, जहां भी वो मनुष्य जाएगा आत्मा बन के, वो कुत्ते की आत्मा भी उसके साथ ही जाएगी। राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, इसके बारे में बात की जाए तो ये घग्गर नदी किनारे है। 1953 में सूरज भान द्वारा इसकी खोज की गई थी, राखी गढ़ी की। और राखी गढ़ी में थोड़ा ये भी जान लो कि ये सबसे बड़ा भारत का बंदरगाह, सॉरी भारत का नगर है, सिंधु घाटी में सबसे बड़ा, मोहनजोदड़ो के बाद। रंगपुर भी गुजरात में है, भादर नदी के किनारे, भादर नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात का भादर नदी किनारे है। 1953-54 में रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने ही की थी। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, जिसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। चावल की प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। ठीक है, और यहाँ पर चावल की भूसी भी मिली है। क्लियर, धान की भूसी, यानी वही चावल की भूसी, धान की भूसी एक ही चीज होती है। लोथल चावल का छिलका मिला है यहाँ से। चावल की खेती, अर्थात इससे ये साबित होता है कि चावल की खेती यहाँ पर होती थी। मुख्य फसल के बारे में बात की जाए तो गेहूं और जौ वहां की मुख्य फसल थी। आपसे कई बार पूछा गया है कि बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल का क्या नाम है, तो गेहूं और जौ है। यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ियां थी। ठीक है, भैंसा गाड़ी का उपयोग किया जाता था उस टाइम पीरियड में। वस्त्र के बारे में बात की जाए, टेक्सटाइल कंपनियों के बारे में बात करें, टेक्सटाइल्स तो सूती एवं ऊनी वस्त्र वहां पे हुआ करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना था, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और चौपड़ तथा पासा खेलना है वहां का इंटरटेनमेंट था। यानी फॉर एंटरटेनमेंट, कैचिंग फिशेस, हंटिंग, मेकिंग एनिमल्स, बर्ड्स, फाइटिंग विद ईच अदर एंड प्लेइंग चैपलर, चॉपर एंड डाइस एक्सेट्रा। बर्तन वहां पे लाल मिट्टी के काले रंग से डिजाइन किए हुए होते थे। ठीक है, लाल मृदु भांड जिसको बोलते हैं हिंदी में, लाल मृदु भांड काले रंग के से डिजाइन किए जाते थे। अग्निकुंड के बारे में बात की जाए तो लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड। आपको ऑलरेडी कालीबंगा से आपको पता ही है कि 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। ठीक है, मनके कारखाना के बारे में बात किया है तो लोथल एवं चनहुदड़ो से लोथल मनके बनाने का कारखाना मिला है, जो कि पाकिस्तान में है। लोथल तो गुजरात में है भारत में, लेकिन चनहुदड़ो पाकिस्तान में है। और यहाँ पर मनके कारखाना मिला है मोती की तरह। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। अन्य पशु की बात की जाए तो हाथी हो गया, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल। ठीक है, यहाँ पर आपको जो नहीं दिखेगा वो है घोड़ा। तलवार से परिचित नहीं थे, यानी कि स्वार्थ वहां पे नहीं था पॉपुलर। पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति प्रचलित थी उस टाइम पीरियड में। जो पर्दा प्रथा है, वैश्यावृत्ति, ये सब प्रचलित थी। विनाश के बारे में बात की जाए, सबसे प्रभावी कारण रहा है बाढ़। वैसे तो कई लोगों ने अपने अलग अलग थ्योरी दी है, लेकिन सबसे जो प्रभावी कारण बाढ़ को बताया गया है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आज प्रेजेंट टाइम में जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते हैं, वो आग की भट्टी में, वो जो भट्टी में पकाए जाते हैं, उसको टेराकोटा बोला गया था। लाल मिट्टी थी उस टाइम पीरियड में, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है। ये जितने भी जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मूर्तियां, ये सभी पकाई जाती थी आग से। शिल्प निर्माण के लिए सीप, जो शिल्प निर्माण के लिए, यानी शिल्प मतलब क्या है, क्राफ्ट मेकिंग के लिए नागेश्वर गुजरात से प्राप्त हुआ है। शिल्प निर्माण के लिए जो सीप का प्रयोग किया गया है, आपको ये दिख रही होंगी, बहुत सारी सीपें हैं। और सीपें आपको पता ही समुद्र से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो सीपों को इकट्ठा किया जाता था, किस लिए? सीपों को इकट्ठा किया जाता था कुछ ना कुछ बनाने के लिए, नई नई चीजों को बनाने के लिए सीप का प्रयोग किया जाता था। और ये सीपों कहाँ से लाई गई? आपको जहां पर बंदरगाह होगा, ठीक है, बंदरगाह कहाँ था? गुजरात में। ठीक है, और नागेश्वर से प्राप्त की जाते थे। वहां पर अच्छी खासी सीपें जल्दी से प्राप्त हो जाती थी बिना जोखिम उठाए। विदेशी व्यापार के बारे में बात की जाए, फॉरेन ट्रेड के बारे में बात की जाए कि हड़प्पा सभ्यता में फॉरेन ट्रेड कैसा था। तो तांबा से बात की जाए तो तांबा खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त किया जाता था। तांबा
कहाँ से प्राप्त होता था? खेतड़ी से, बलूचिस्तान से, ओमान से। चांदी के बारे में बात की जाए तो अफगानिस्तान और ईरान इसके लिए प्रमुख आयातक थे, निर्यातक नहीं, आयातक, सॉरी निर्यातक थे, जो कि भारत में आयात होता था। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान में अच्छा खासा होता था। टिन अफगानिस्तान ईरान से और गोमेज सौराष्ट्र से। ठीक है, गोमेज सौराष्ट्र से केवल इकलौता एक देश होता था सौराष्ट्र जिसमें सिर्फ गोमेज प्राप्त होता था। सीसा ईरान से मिलता था, टिन अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक से निकलता था, अफगानिस्तान और ईरान इसमें भी है, चांदी भी अफगानिस्तान ईरान, और तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप बने रहिए। और आपको जो भी चीजें समझ नहीं आई हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वो चीजें क्लियर कराई जाएंगी। और बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको नोट कर लेने हैं और बार बार देखते रहना है, क्योंकि मान के चलिए आपको एक ही बार पढ़ना है, क्योंकि सिंपल बात है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करवानी है। तो कोशिश यही रहेगी जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और आज तो सिर्फ एक ही टॉपिक कंप्लीट किया है, आने वाले समय में 2 या 3 टॉपिक एक साथ ही कवर किए जाएंगे एक ही क्लास में। क्लियर। तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका ये अच्छा खासा रहेगा, आप लगे रहिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।